गुप्त काल में 3 प्रकार से जमीनें बिकती थी। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से जमीन बिकती थी। अर्थात गुप्त काल में जो जमीन जो थी ना, वो जमीन 3 तरीके से लोगों के हाथ से निकल जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि गुप्त काल में अभी के जैसे ना एकदम जमीन के दलाली लोग करते थे, ब्रोकरिंग करते थे कि सस्ता में खरीद लिया और महंगा करके एकदम बाउंड्री करके 2-4 साल के बाद 1.5 लाख रुपया में खरीदा और 4 साल के बाद 10 लाख रुपया कट्ठा बेच दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी गुप्त काल के दौरान। लेकिन उस वक्त भी जमीन से उस वक्त भी हाथ धोना पड़ता था लोगों को। किस किस प्रकार से, समझ रहे जी? चलिए आज आपको हम बता रहे हैं कि गुप्त काल में विक्रय की जाने वाली जो जमीनें जो होती थी, वो जमीन का नाम क्या क्या होता था, समझ रहे ना? जिस प्रकार से अभी जमीन होता है कि गरमजुरवा जमीन होता है, डिमार्केशन जमीन होता है, रैयती जमीन होता है, इस प्रकार से जमीन होती है ना जी। उसी प्रकार से उस समय गुप्त काल में देखिए, गुप्त काल में अग्रहार जमीन का एक ठो किस्म होता था अग्रहार, दूसरा किस्म होता था गुप्त निधि, तीसरा होता था अदायिक। आइए जानते हैं क्या करके कि कौन कौन सी जमीन किस प्रकार से हाथ से निकलती थी गुप्त काल के समय में, समझ रहे जी? ऐसे भी आज का जो प्रश्न है कि गुप्त काल का जो आर्थिक जीवन था काफी ज्यादा सुखी संपन्न था, समझ रहे ना जी? हालांकि पिछले क्लास में हम क्वेश्चंस में आप लोगों को हम बता दिए हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, हम तो विस्तार से बताए हैं ना, स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। लेकिन आज का प्रश्न है कि गुप्त काल का जो आर्थिक जीवन था काफी ज्यादा सुखी संपन्न था, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, एकदम सब एकदम खाता पीता है, एकदम मस्त है, एकदम था। खाली उस वक्त के गुप्त काल के जमाने में खाली मतलब कह सकते हैं कि महिलाओं को खाली ये टीवी सीरियल देखने को नहीं मिलता हुआ, बाकी सब कुछ था। क्या जी? एकदम मस्त लाइफ थी उस वक्त का, समझ रहे जी? चलिए पहले हम बता रहे हैं अग्रहार जमीन किस प्रकार की जमीन होती थी। अग्रहार, अग्रहार देखो, गुप्त काल की जो अग्रहार किस्म की जो जमीन जो होती थी, उस अग्रहार जमीन को अभी के डेट में अगर इसकी तुलना की जाए ना, अभी के तारीख में, अभी नए समय में अगर इसकी तारीफ की जाए, अग्रहार जमीन की अगर तारीफ की जाए, तो ये तुलना अगर की जाए तो वक्फ बोर्ड से की जा सकती है। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड समझता है? वक्फ बोर्ड, इसमें क्या होता है, भारत में 3 ही लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, 3 लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन है, जमीन का मालिकाना हक जो है। पहला रेलवे के, भारतीय रेलवे के पास, दूसरा भारतीय सेना के पास, और तीसरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। इतना खतरनाक कानून है ये। तो अभी की जो ये जो जमीन जो है गुप्त काल के, ये अग्रहार अभी के मुस्लिम वक्फ बोर्ड से तुलना की जा सकती है। इसमें होता क्या था, जिस प्रकार से मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जिस पर अधिकार वो अधिकार मतलब जता देगा कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है, वो समझ लो कि वह जमीन तुम्हारे हाथ से गई। इतना कड़ा कानून बन करके आया हुआ था और अभी भी है वो लागू, समझ रहे जी बात को? मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उस पर आपको दूसरा केस मुकदमा भी नहीं कर सकता है, तुम बेच भी नहीं सकते हो। अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर अगर अधिकार कर दिया तो तुम बेच भी नहीं सकते हो। इतना कड़ा कानून था। उसी प्रकार से अग्रहार जमीन जो था उस वक्त गुप्त काल के समय में था। अग्रहार जमीन, जिस प्रकार से अभी सरकार क्या करती है, किसी भी जमीन को क्या करती है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे देता है, उसी प्रकार से अग्रहार जो जमीन जो था, उस अग्रहार जमीन को, इसमें ये अग्रहार जमीन मंदिरों के लिए, क्या मंदिरों के लिए, ब्राह्मणों को ये क्या किया जाता था, दान में दे दिया जाता था। किसको किसको? ये कर मुक्त भी होता था, कोई कर नहीं, कर मुक्त। मतलब इस जमीन पर जो अग्रहार जो जमीन जो थी गुप्त काल में, इस जमीन को मंदिरों के लिए दान में दे दिया जाता था, ब्राह्मणों को दे दिया जाता था। और ये खास करके सबसे बड़ी बात है कि ये जो जमीन जो थी टैक्स मुक्त थी। अभी हम लोग जमीन का टैक्स देते हैं ना, किसी भी प्रकार की जमीन का हम लोग रसीद कटाते हैं, टैक्स देते हैं ना, उस वक्त भी टैक्स लोग देते थे। लेकिन ये जो अग्रहार जो जमीन जो थी, ये टैक्स मुक्त था, कर मुक्त था, एकदम पूरी तरीके से कर मुक्त था,
समझ रहे जी बात को? ये बात समझ में आ गई? तो पहली किस्म की जमीन कौन सी थी? अग्रहार। दूसरे किस्म की जमीन क्या है? गुप्त निधि। गुप्त निधि का तो कमाले के इसमें भी बात है। गुप्त निधि, गुप्त, गुप्त का मतलब चुपके से, निधि, निधि का मतलब धन दौलत, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात, कुछ धन दौलत को कहीं पर कोई लोग गुप्त रूप से नुका के चुरा करके कहीं पर रखता है कि नहीं रखता है? अरे वो जमीन, वो एक समय था, सचमुच में वो एक समय था जब लोग अपने रुपये पैसे को धन दौलत को जमीन में नीचे घैला वगैरह में, सच रह करें, पीतल के तांबे के घड़ा वगैरह में या मिट्टी के बर्तन वगैरह में उसमें बंद करके नीचे जमीनवा में गड़ के रखता था। समझ रहा है? सब गड़ करके रखता था। अभी लोग अभी देखते हैं कि चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबके जेब में एक छोटा सा मनी पर्स मिलता है, मनी पर्स। लेकिन आज से 15-20 पहले जानते हो ना, सब गोटे इतना बड़ा बड़ा बगुली रखता था, वकरे में कचवा एक धोकरिया में कोच के रखता था। हम देखे हैं, बगुली रखता था, बगुली। अभी भी बहुत से लोग बुढ़बन रखता है, बगुलिया ने झूलल रहता है, भले ओकरा में 2 टका ना रहे, बड़कंग इतना बड़ के बगुलिया झूलल रहता है। तो उसी प्रकार से उस जमाने में लोग धन दौलत को जानते हो ना, नीचे जमीनों में गड़ करके रखता था। समझ रहा जी? जिसको कहा गया था क्या? गुप्त निधि। इसमें क्या होता था कि भूमि के नीचे गड़ी हुई संपत्ति, अगर कोई संपत्ति, कोई भी संपत्ति कहां पर गड़ा होता था? कोई भी संपत्ति भूमि के नीचे जब गड़ा होता था, सुनो, भूमि के नीचे जब गड़ा होता था, जमीनवा के नीचे लोग गड़ के रखता था। अरे अभी भी क्या बात करते हो, अभी भी पुराना आदमी लोग देखो जाकर के, जकरा अगर बांध उध बनाता है ना, रुपया पैसा वगैरह क्या करता है, चौरा में तो मड़ुआ में नीचे गड़ के रखता है जी, अभी भी रखता है। तो पहले जमाने में जब चोर ढुकता था ना केकरो घरा में, तो पहले इतना अटैची बक्सा अलमारी उलमारी तो कुछ था नहीं, तो चौरा में बड़कम लठिया मार मार करके देखता था और निकाल के ले जाता था, गड़ के रखता था। तो गुप्त काल में देख लो कि गुप्त काल में गुप्त निधि जमीन किस प्रकार की जमीन थी। वैसी कोई भी संपत्ति, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, या कोई भी धन दौलत, अगर कोई कहीं पर अगर जमीन के नीचे, अगर भूमि के नीचे अगर छिपा करके रखता था ना, और कहीं अगर हर उर चलाने के समय अगर हारा में फंस गया, निकल गया, गुप्त निधि निकल गया, गुप्त धन निकल गया, तो वह जो धन जो था वह सीधे राजा के खजाने में चल जाता था, ले हेरले रह गया किसान। अभी भी देखते हो कि कोई ऐसी संपत्ति सरकार कहीं पर कुछ ऐसे मतलब छापेमारी जब करती है, तो छापेमारी में जितना भी सारा जो पैसा वगैरह जो बरामद जो होता है, कौन ले जाता है? सरकार ले जाती है ना। सही साबित होता है तो फिर उसको वापस कर देता है, अगर गलत साबित होता है तो फिर वह पैसा सरकार के खजाने में चल जाता है ना। उसी प्रकार से गुप्त निधि किस प्रकार की जमीन होती थी? गुप्त निधि की कोई भी धन वगैरह को अगर लोग गाड़ उड़ कर रखता था जमीन के नीचे, समझ रहे जी, जमीन के नीचे गाड़ करके रखता था, तो और मिल जाता था रजवा को, कहीं पर अगर हाथ उथ लग गया तो फिर वो क्या, राजा के कब्जे में चला जाता था। समझ रहे जी? 2 किस्म के बताए ना, गुप्त निधि, अग्रहार। और अंत में अब आइए आपको बताता हूं अदायिक किस प्रकार की जमीन थी। अदायिक किस प्रकार की जमीन होती थी, समझ रहे हैं जी? अदायिक जो जमीन होती थी, वैसे व्यक्ति के हाथों से छीना जाता था, वैसे व्यक्ति के हाथों से छीना जाता था। जैसे मान लेते हैं ये एक ठो जमीन है, ठीक है, ये एक ठो जमीन है, यहाँ पर ननकू है, ननकू की जमीन है, ननकू की क्या है? जमीन है, ये है ननकू, समझ ले, ये ननकू, ये जमीन ननकू की जमीन है। कौन सी किस्म की जमीन बता रहे हैं? अदायिक के बारे में बता रहे हैं, समझ लो, बढ़िया तरीके से समझ लो। मान लेते हैं कि जमीन की प्लॉट है, ये ननकू है, और ये ननकू है, तो ये ननकू का हमने फोटो बना दिया है, ये जमीन का मालिक है। अब बेचारा क्या हुआ, बूढ़ा आ गया, कोई बीमारी हुआ या कुछ हो गया, ठेस धंस मर गया, गरुड़ पुराण हो गया, ननकू गया खत्म, ननकू क्या खत्म। तो ये जमीनवा का मालिकवा कौन हो जाता था जानते हो? यह जमीन राजा अपने हाथों में ले लेता था, अपने कब्जे में ले लेता था।
जमीन को क्या कहा गया था? अदायिक जमीन कहा गया था। समझ रहे हैं जी बात को? जिस जमीन को क्या कहते थे? अदायिक। अदायिक के अंतर्गत व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसका जमीन का मालिकाना हक किसके पास चला जाता था? राजा के पास चला जाता था। मालिक कौन बन जाता था इसका? राजा बन जाता था। मालिक कौन बनता था? इसका राजा बन जाता था। इसका मालिक बन जाता था राजा। किसका मालिक बनता था? इस जमीन का मालिक कौन बनता था? राजा बनता था। अभी मान लेते हैं कि जिस प्रकार से अभी के वर्तमान समय में बाप मर गया, माई मर गया तो कोई मर, तो उस जमीन का हक नाती पोता बेटा बेटी के पास होता है ना जी। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। मर गया तो किसके पास वो जमीन चली गई? राजा के पास चली जाती थी। तो इस प्रकार से गुप्त काल में 3 प्रकार की जमीनें होती थी। बात समझ में आ गई ना? अग्रहार, गुप्त निधि और अदायिक। ये 3 किस्म की ये जमीनें होती थी। समझ रहे जी बात को? और ये 3 तरह से उस वक्त जमीन लोगों के हाथ से निकल जाता था। समझ गया जी? 3 तरीके से। चलिए, इसमें आपको हम बता रहे हैं कि आखिर गुप्त काल का आर्थिक जीवन इतना सुखी संपन्न कैसे था, है ना जी? गुप्त काल का आर्थिक जीवन इतना सुखी संपन्न कैसे था? क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? किस काल का? गुप्त काल का आर्थिक जीवन इतना सुखी संपन्न कैसे था? तो सबसे पहली बात है कि गुप्त काल का जो आर्थिक जीवन सुखी संपन्न होने के पीछे सबसे बड़ा वजह है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं, कौन सी मुद्रा चलती थी? स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज्यादा चलती थी। क्या? स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज्यादा चलती थी। स्वर्ण मुद्राएं कहने का मतलब कि सोने का मुद्रा, सोने का पैसा। समझ रहे जी? सोने का मुद्रा सबसे ज्यादा चलता था। हालांकि उस वक्त तांबे वगैरह के बारे में लोग जानते थे, लेकिन तांबा वगैरह का उतना ज्यादा बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा मुद्रा अर्थात पैसा जो चलता था, सिक्का जो चलता था, वह सोने का चलता था। अब सोना का चलेगा और उस जमाना को स्वर्ण युग नहीं कहेंगे। सोच सकते हो? अभी के डेट में लोग बड़ी शौक से, वो भी बड़कन आदमी होता है तब बड़ी शौक से लक्ष्मी पूजा में धनतेरस के दिन एकागो सिक्का लोग खरीदते हैं और वोकरे में एकदम पूरा सोचता है, पूरे मोहल्ले में एकदम हल्ला करता है कि हम सोने का सिक्का खरीदें, सोने का एक 10 ग्राम का। हाँ, जितना बड़ा खरीदेगा क्या जी। और वोकरे में खुश हो जाता है। उस जमाने को याद करो कि गुप्त काल में कि हर घर में, हर एक के धोकरी में, हर एक के बगली में क्या रहता था? सोने के सिक्का रहता था। लेकिन अभी तो साल भर में एक बार जो पैसा वाला होता है तो वही धनतेरस के दिन सोने का कुछ खरीदता है, सोने का सिक्का वगैरह खरीदता है, तो अपने आप को बड़कंग आदमी बूझता है। क्या? अरे ऐसे भी जान लो, सोने का सबसे ज्यादा प्रचलन जो है ना, सोने के आभूषण का यूज करने का प्रचलन जो सबसे ज्यादा जो है ना, वो भारतीय संस्कृति में दुनिया में सबसे ज्यादा है। महिला पुरुष जो भी हो, सोने का गहना जेवर ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसको शुभ कार्यों में भारतीय संस्कृति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन गुप्त काल में हर घर में, हर एक के जेब में, हर एक के धोकरी में, हर एक के जेब में कौन सा सिक्का था? सोने का सिक्का था। तो सोने का सिक्का चलता था, तो उस युग को स्वर्ण युग कहोगे कि नहीं? आर्थिक जीवन सुखी संपन्न होगा कि नहीं होगा? कोई कांदना में मियाना एकदम कुछ नहीं, एकदम सब एकदम सुखी संपन्न है। एकदम यहां से लेकर के यहां तक, एकदम गोड़ से लेकर के एकदम मुंडी तक सब एकदम गहना जेवर से एकदम पूरा लदल है, एकदम पूरी तरीके से। क्या? तो गुप्त काल का आर्थिक जीवन सुखी संपन्न होने का ये भी एक तो सबसे बड़ा पहला कारण, ये रीजन है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्के चलते थे। आप जिस युग में सोने का सिक्का चलेगा, उस युग में काहे के लोग कांदेगा में आएगा लोग भैया? सब सुखी संपन्न रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ रहे जी? पहला तो गुप्त काल सुखी संपन्न होने का पहला वजह क्या? स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज्यादा चलती थी। ठीक है। और दूसरी बात, गुप्त काल का आर्थिक जीवन इतना सुखी संपन्न होने का दूसरा सबसे बड़ा वजह कि लोग लोहे का प्रयोग के बारे में जानते थे। क्या?
लोहा का खान, लोहा है ना जी, लोहा का प्रयोग, लोहा का प्रयोग। अब एक बात बताओ भैया, लोहा का प्रयोग से किस प्रकार से गुप्त काल का आर्थिक जीवन एकदम सुखी संपन्न हो गया? ककरो एक दो रट दे देता था क्या, बस तू एकदम सुखी संपन्न हो गया? तो ऐसा तो नहीं होगा जी। हाँ, कौन किसी को मतलब कोई दुखी हो गया तो ले एक भाला दे दिया वकरे, बस वो सुखी संपन्न हो गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोहे का प्रयोग होने से लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गया, बहुत सारे उसके रास्ते खुल गए। जैसे मान लेते हैं लोहे के प्रयोग से पहली बात तो कि हथियार बनाना तो लोग तो सीख गया था, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कृषि, लोहे के प्रयोग जब लोगों ने सीख लिया था लोहा के बारे में, तो कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण का मतलब क्या है? कृषि उपकरण जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया। हल चलाने में कृषि उपकरण का निर्माण लोगों ने करना शुरू कर दिया, समझ रहे जी। अब मान लेते हैं कि जब लोहे का हल जब होता होगा तो काठे के हारा या किसी दूसरे विधि से वो लोग हल जोतता होगा कि नहीं? तो काठ का हल से भी अभी भी देखते हो कि काठ का हर लोग चलाते हैं तो कितना दिन चलता है जी? 2 महीना चलेगा? वो तुरंत घिस जाएगा ना, घिस जाता है। लेकिन अभी भी देखिए कि सब क्या हुआ कि सारे किसान लोग अपने लकड़ी के हल में, लकड़ी वाला जो खिनोरिया जकरा कहते हैं, खिनोरिया सोझे बुझ ना, खिनोरिया वगैरह क्या करता है कि लोहा बैठा देता है ना जी, लोहा बैठा देता है, बस 2 साल तक 3 साल तक एकदम फुर्सत, काहे को फिर लोहार घर जाएगा, फुर्सत हो गया क्या जी, चल रहा है, काहे को लोहार घर और बड़ी घर जाएगा, चल रहा है, चल रहा है। तो ये प्रक्रिया गुप्त काल से ही चली आ रही है, समझ रहा है। तो लोहे का प्रयोग होने से लोगों ने कृषि उपकरण कर बनाना शुरू कर दिया, समझ रहा है जी। लोहे के प्रयोग से कृषि उपकरण। आप बताओ, सूखल खेत अगर जोतने का होगा, सूखल खेत में अगर हल चलाने का होगा, लकड़ी का हर चलेगा? वही तो टूट जाएगा। तो लोहा का हर जब ये लोग जब बनाने के लिए जब सीख गया, लोहा का प्रयोग करना जब सीख गया कृषि उपकरण के रूप में, तो सूखल हो कहता है लोग कृषि योग्य बना देगा कि नहीं? सूखल खेत को भी कृषि योग्य बना देगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि कृषि उपकरण जब लोहा से जब ये लोग बनाने के लिए जब सीख गया ना, बनाना शुरू कर, तो जितना भी परतीजा था, परती क्या, जितना भी परती जमीन पर भी एकदम लेना ता 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 हर घोड़े तर बाय पूरा एकदम घुराना शुरू कर दिया। अब लोहा का हर है भैया, टूटेगा थोड़ी हो क्या जी, यह तरह हर घुराते हैं, अरे यह तरह घुमा, अच्छा क्या बात करते हैं। तो इस प्रकार से परती जमीन पर भी लोग खेती करना शुरू कर दिया रे, परती जमीन पर भी खेती करना शुरू कर दिया ना। अब परती जमीन पर भी जो खेती योग्य जो जमीन थी उस पर तो खेती होती ही थी, लेकिन जो परतियों जमीन में जो था वह जमीन पर एकदम जोंडरा, मड़ुआ, गेहूं, धान सब कुछ इन लोग एकदम उगाना शुरू कर दिया एकदम। देख लो, जिस देश की कृषि मजबूत रहेगी ना, उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहती है। अब उस जमाने की बात है, उस वक्त कोई बड़ा बड़ा अभी के जैसा कोई फैक्ट्री नहीं था जी, कृषि पर ही सब लोग आधारित था। आप सोच लगते हैं कि कृषि कितना मजबूत था इन लोगों का कृषि क्षेत्र, जिसमें हर एक किस्म के अनाज, जितना भी सारा अनाज के बारे में भी आप लोग जानते हो, जितने भी सारे किस्म के, वे सारे किस्म के अनाज का उत्पादन लोग करते थे, समझ रहा है। भले घर में टाइल्स मार्बल नहीं होगा, लेकिन खा पी करके एकदम ढक करके तो सोता होगा, दे दाना दाना एकदम पूरा क्या जी, तो सुखी संपन्न रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कृषि उपकरण बनाने से लोग परती जमीन पर भी खेती करने लगे, जिससे क्या होगा, कृषि काफी ज्यादा उन्नत किस्म का हो गया। गुप्त काल में कृषि काफी ज्यादा उन्नत किस्म की हो गया, समझ रहे जी, काफी उन्नत, काफी ज्यादा पैदावार होता था। लोग कहते हैं ना कि जब पेट भरल रहेगा तो लोगों को बहुत सारी बुद्धि आने लगती है। जब पेटे जब भूखल रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई सारी भूख मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, समझ रहे हैं जी बात को। तो इन लोगों का पेट भरल था, एकदम खेती बाड़ी एकदम खूब करता था इन लोग, कोई टेंशन नहीं एकदम। कौन? गुप्त काल के लोग। अब ऐसे खेती बाड़ी तो नहीं हो जाएगा ना, अभी लोग खेती बाड़ी भी करता था क्या, सिंचाई के लिए साधन होना चाहिए ना, सिंचाई के लोगों की क्या क्या व्यवस्था थी भाई, सिंचाई अभी किन किन चीजों से सिंचाई करते हो, कौन कौन से साधन से सिंचाई करते हो अभी, कौन कौन से साधन से सिंचाई करते हो जी?
जैसे कुआं अभी भी है ना जी, कुआं, क्या, नदी, तालाब, है ना, तालाब, नहर, बहुत सारे साधन है ना आज भी। इन्हीं सारे साधनों से क्या करते हैं लोग, सिंचाई करते हैं। अरे ये सारे साधन का उपयोग गुप्त काल में भी पहले से कर रहे थे लोग। इसमें मैं आपको एक तो बात बता देता हूं, सुदर्शन झील, मैं जब मौर्य काल जब मैं बता रहा था तो उसमें सुदर्शन झील का मैंने चर्चा किया था। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन, सुदर्शन झील जो था ना, सुदर्शन झील से लोग, बहुत बड़ा झील था जिसमें सुदर्शन झील को सिंचाई करने के लिए मौर्य साम्राज्य के राजा ने भी और गुप्त काल के राजा ने भी इसकी मरम्मती करने के लिए इन दोनों काल के राजाओं ने सुदर्शन झील को मरम्मत किया था। और इस सुदर्शन झील के माध्यम से, नहर के माध्यम से किसानों के खेत तक क्या करता था, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जाता था, जिसमें गुप्त काल के राजाओं ने भी और मौर्य काल के राजाओं ने भी सुदर्शन झील के निर्माण करने में काफी ज्यादा, और इसकी मतलब मरम्मत करने में, इसकी देख रेख करने में दोनों साम्राज्य के राजाओं ने इसको काफी ज्यादा मदद किया था, जिससे सिंचाई की काफी ज्यादा सुविधा हो गई थी लोगों। जिस वजह से क्या था कि काफी ज्यादा गुप्त काल में कृषि का उन्नति हुई थी और कृषि का काफी ज्यादा विकास भी हो गया था। समझ रहे जी बात को, क्या हो गया अजय, काय को हंस रहे हो आप लोग? हाँ, अब देखो गुप्त काल में कृषि पदाधिकारी भी, कृषि पदाधिकारी, पदाधिकारी समझते हैं, कृषि पदाधिकारी, गुप्त काल के दौरान कृषि पदाधिकारी की भी नियुक्ति हुई थी। कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति करने का मतलब कि गुप्त काल के समय कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति, उन लोगों का काम क्या होता था कृषि पदाधिकारियों की, कि जो 3 वर्ष तक, कितना, 3 वर्ष तक इन कृषि पदाधिकारियों का काम होता था कि जो व्यक्ति, जो किसान या जो भी व्यक्ति या जो भी मजदूर 3 वर्ष तक, कितना, 3 वर्ष तक अगर वह जमीन का टैक्स अगर नहीं देता था, जमीन का टैक्स देनी पड़ती है ना, जमीन का टैक्स अगर नहीं देता था तो वो 3 वर्ष के बाद उसकी भूमि को छीन लिया जाता था। अर्थात जमीन से क्या होता था, वह जमीन से वंचित हो जाता था। कौन जी, जमीन से वंचित हो जाता था, जमीन से वंचित हो जाता था। समझ रहा है जी, जमीन से वंचित हो जाता था। कौन होता था जी, ये किसका काम होता था, ये किसका काम, जमीनों से वंचित करना किसका काम होता था गुप्त काल में, कृषि पदाधिकारियों का। इसी के लिए उन लोगों ने भर्ती करा करके रखा था जी। तो कृषि पदाधिकारियों का काम होता था कि देखो भैया कि कौन कौन 3 साल से जमीन का टैक्स नहीं दिया है, जमीन का राजस्व या कर नहीं दिया है, उसको पता लगा, काहे नहीं दिया भैया, चलो तुम्हारा यही दंड है क्या, तुम्हें अब जमीन के मालिक से हटा दिया जाता है, तुम्हें जमीन का मालिकाना हक से तुम्हें वंचित होना पड़ेगा, ये सजा होती थी। समझ रहे जी, तो इस प्रकार से बहुत ही सख्त नियम था। इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि गुप्त काल में, रुको, कि गुप्त काल में जो आर्थिक जीवन जो था वो काफ़ी ज़्यादा सुखी संपन्न था। गुप्त काल का आर्थिक जीवन सुखी संपन्न होने का ये 3-4 कारण सबसे प्रमुख है। पहला क्या, कि स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, उसके बाद लोहे का प्रयोग से लोगों ने विभिन्न सारे कृषि उपकरण को बनाना शुरू कर दिया, कृषि की बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई। समझ रहे जी, और सिंचाई के लिए जिस प्रकार से अभी कुआं, नदी, तालाब, नहर, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से उस जमाने में भी किया जाता था। गुप्त काल में कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। कृषि पदाधिकारियों का ये काम होता था कि अगर जो किसान या जो व्यक्ति 3 सालों से अपनी जमीन का कर नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है, तो उसको जमीन से उसको हाथ धो देना पड़ता, तो उसका जमीन से मालिकाना हक उसका समाप्त हो जाता था। समझ रहे हैं बात को, ओके। और मैंने ये भी अंत में बता दिया था, शुरुआती दौर में बता दिया कि गुप्त काल में 3 प्रकार की जमीनें थी, है ना जी, अग्रहार, उसके बाद गुप्त निधि और दूसरा अदायन, इस प्रकार की जमीनें होती थी। समझ गए, चलिए जी।